अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आज हम टाइम के बारे में देखने वाले हैं कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम कैसे डिस्कस की जाएगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट के तहत, और फिर हम इसी से तय करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है रिलेटिविटी ऑफ टाइम। अब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मुताबिक आपके पास यूनिवर्सल टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब कि आपके पास जो टाइम का चलना है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसी मोशन के अंदर है। ऑब्जर्वर रेस्ट में रह के किसी चीज को मेजर कर रहा है, टाइम देख रहा है, या चलते हुए उसको मेजर कर रहा है, और फिर वो चल कैसे रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, इस से टाइम का जो फ्लो है वो बदल जाएगा। यानी इसका मतलब हर फर्द के लिए टाइम की रीडिंग अलग अलग आ सकती है। अगर कोई रेस्ट पे है तो उसके लिए रीडिंग कुछ और होगी, अगर कोई चल रहा है तो उसके लिए रीडिंग कुछ और होगी। तो यही हमने देखना है बुनियादी तौर पे। तो हम देखेंगे कि अगर दो इवेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है, अगर हम उसे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करें जो रिलेटेड है किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जो कि मूव कर रहा है पहले की निस्बत। अभी फिग देखेंगे तो फौरन समझ आ जाएगी क्या मतलब कि कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, दो। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, तो आपने एक ही इंटरवल को मेजर करना है। यानी आपने टाइम इंटरवल जो दो इवेंट्स के बीच में है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करना है। तो देखते हैं क्या नतीजे सामने आते हैं। तो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है, लेट से हम कह देते हैं क्लॉक जो हमने लोकेट किया है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट पे है। ये नीचे आप एस एस फ्रेम देख रहे हैं, आपको क्लॉक दिख रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो एस प्राइम के अंदर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू। जैसे आपको ऊपर दिख रहा है कि एस प्राइम में आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो मूव कर रहा है आपके पास जैसे यू के साथ, और इसके अंदर भी एक क्लॉक पड़ा है। अब आपके पास ये जो u वेलोसिटी है ये इस s के लिहाज से है। यानी जो मैंने ऊपर बात की थी कि जो हमारा s प्राइम है वो फर्स्ट के लिहाज से रिलेटिव मोशन के अंदर आ गया। अब आपने जो t1 नोट किया वो ऑब्जर्वर ने s फ्रेम में नोट किया, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं कि क्लॉक 1 है आपके पास, इसने जो रीडिंग ली t1, इसने जो इसी टाइम रीडिंग ली वो t1 प्राइम है। और आपके पास यानी एक ही जगह पे दोनों की रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। रेस्ट वाले फ्रेम यानी एस फ्रेम में रीडिंग T1 है और जो फ्रेम मूव कर रहा है उसकी रीडिंग T1 प्राइम है। आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनका टूल देख सकते हैं। T1 प्राइम बराबर है लॉरेंस फैक्टर, इसे हम गैमा कह देंगे, T1 प्लस यू ओवर सी स्केयर Vx1 आ जाएगा। अब इसी सोच पे जब आप T2 देखोगे एस फ्रेम के अंदर, दिस वन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो उसका ताल्लुक भी इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो T2 प्राइम है, तो T2 प्राइम को T1 प्राइम के साथ जोड़ा जा सकता है, गैमा T2 प्लस यू ओवर एक्स स्केयर X2 आ जाएगा। आपको X1 भी दिख रहा है, X2 भी दिख रहा है। अब क्या है जनाब, अगर मैं कहूं कि इंटरवल निकालो जी, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो आपके पास ये टूल आ जाएगा कि T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम बराबर आ जाएगा किसके, गैमा T1 माइनस T2। तो जनाब अब आपके पास आप इस जगह से, चूंकि आपको सिर्फ टाइम इंटरवल चाहिए इस फैक्टर में, तो एक्स वाले में आपके पास कोई भी चीज नहीं चल रही, तो आपने वो कट भी जाएंगे। तो अब आपने यहां से गैमा का फैक्टर लगा के इसको डिवाइड कर दिया कि गैमा बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इसमें दो टाइम इंटरवल आप देख रहे हो, एक है T1 माइनस T2 जो आपको नीचे दिख रहा है, जिसे मैंने डेल्टा टी नॉट का नाम दिया, और आपको ये देखो ये टाइम इंटरवल दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे लाइन से दिखाया कि ये इतना टाइम इंटरवल बन रहा है। शुरू में आपकी पोजीशन अगर आप ये थी तो अब फाइनल पोजीशन ये है, तो ये आपको T2 माइनस T1 दिखाई दे रहा है। और जो जो दूसरा इस फार्मूले में है वो क्या है, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, वो आपका डेल्टा टी है। ये वो टाइम इंटरवल है जो मूविंग करते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बना है, और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम है। अगर आप इसी तस्वीर से मुआवजना कर लो तो ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये टाइम आपका इंटरवल जो दो इवेंट्स के बीच में था इसने ज्यादा नापा, इसने कम नापा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसे गैमा कहा था और ये इसकी वैल्यू आपकी हमेशा लेस देन 1 आएगी, तो डेल्टा टी हमेशा छोटा होगा टी नॉट से।
मतलब कि मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे टाइम इंटरवल आपको लगेगा जैसे डायलेट हो गया है। आमतौर पे ये जो टाइम डायलेशन वाली जो टर्म है इसे हम ऐसे कहते हैं मूविंग क्लॉक रन स्लो। आप इसमें देख सकते हैं कि जो मूविंग क्लॉक था उसने इंटरवल कम नापा है, इसने इंटरवल ज्यादा नापा है। तो अब इसमें जो सबसे की पॉइंट याद रखने का वो है कि इस फ्रेज में जो हमने मूविंग क्लॉक की टर्म यूज की है ये उस फ्रेम के लिहाज से है जिसमें आपका जो फ्रेम रेस्ट के ऊपर था, यानी इसके लिहाज से जो चल रहा फ्रेम है, जैसे आप इसमें एरे ऑफ क्लॉक देख रहे हैं, तो आपके पास वो जो चलता हुआ फ्रेम है दूसरे फ्रेम के लिहाज से स्लो रन करेगा। ठीक है, जब आपके पास यानी आप दोनों का टाइम का कंपैरिजन करोगे तो ये चीज समझनी है आपने। इसको वैसे नहीं कह देना कि चलता हुआ क्लॉक स्लो रन करता है, ऐसे नहीं, कंपैरिजन पे बात हो रही है कि अगर आप एक ही इवेंट जो आपने दो इंटरवल में मेजर किया है तो मूविंग क्लॉक में उसकी रीडिंग स्लो आएगी और जो अब हमारा फ्रेम रेस्ट पे है उसकी रीडिंग ज्यादा आएगी। तब हम कहते हैं कि मूविंग क्लॉक रन स्लो के तौर पे कंपैरेटिवली यानी बात ये करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टाइम जो डायलेशन है इसको हमने एक अलजेब्रा के मेथड से भी किया है, उसका लिंक भी आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो वो एक डिफरेंट मेथड से रिजल्ट यही आ रहा है, मगर ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट से हमने सॉल्व किया है। तो ठीक हो गया जनाब, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।